अन्नी कितनी बार खुद को अलग अलग नजरिए से जांचती परखती, फिर अपने लिए तय कसौटियों पर कठोरतापूर्वक खुद को कसती और कटघरे में खुद को खड़ा करके वकीलों जैसी तेज जिरह करने लगती। ऐसा नहीं कि अन्नी इन सवालों से बेखबर हो, बल्कि वह ऐसे धारदार सवालों से पूरी तरह बाखबर, चौकस, सतर्क और चौकन्नी होकर अपने तेजस्विता की तार्किक धार से लोगों के नुकीले वारों को झेलती रहती। लेकिन ना तो सवाल उसका पीछा करने से रुकते और ना वे अपनी तरफ मुंह बाए इन नुकीले सवालों का मुकाबला कर पाती। अक्सर उसे लगता जैसे उसकी आंखों ने जमीन से लेकर आसमान तक कोई अदृश्य सी कभी खत्म ना होने वाली सीढ़ी बना ली है कि वे सीढ़ी दर सीढ़ी पांव जमाकर ऊपर चढ़ती ही चली जाती रही है। पर लगता है जैसे वह तो कहीं पहुंची ही नहीं, बस जस के तस खड़ी है। तो क्या वह एक ही जगह गोल गोल चक्कर लगा रही थी, जहां ना आसमान तक ले जाने वाली कोई आलक्षित सीढ़ी, ना सपने ना सपनों का पूरा करने वाला जज्बा बचा। जैसे वक्त ने सब कुछ छीन लिया हो और आंखें खोलो तो कहीं कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। सब तरफ धुंध ही धुंध, धूल, सर्दी और गिरते तापमान से छाए कोहरे को भेद कर कहीं ना पहुंच पाने की विवशता में पूरा दशक बीत गया। कितनी बार उसने अपने जीवन को नए सिरे से भरने, खंगालने और निचोड़ने, धूप दिखाने की कोशिश की, मगर अंततः जीवन से सब कुछ सूखता चला गया। जीवन और मौत के तांडवी खेलों से गुजरकर जीने की जद्दोजहद करती अन्नी अपने अंदरूनी यात्रा में मिले दुख, कचोटे, अपनों से मिले अपमानों को भूले रहना चाहती है, मगर रूह कभी नहीं भूलने देती कि चेहरे कितने ही नकली हों, आवाजें कितनी ही नाटकीय क्यों ना हो, मगर एक समय ऐसा आता है जब मन की इन सच्ची आवाजों को और नहीं दबाया जा सकता, जो चीख चीख कर अपने होने का सबूत देना जानती हैं। लेकिन जब वह बोल नहीं पाती तो घुटन में अक्सर ऐसा लगता है मानो देवी माँ के कई हाथों में कई तलवारें एक साथ उसकी गर्दन उड़ाने पर आमादा हो उठी हो। अन्नी अभी खुद को बचा, वरना महिषासुर मर्दन हेतु बढ़ते मुखाकार की तरह वक्त तुझे निगल जाएगा। अन्नी, ओ अन्नी। अंदर की तेज आवाजें सुनकर मन घबराने लगा। तभी उसकी माँ ने झपट्टा मारकर उसे इस जलते हवन कुंड में भस्म होने से बचा लिया। अम्मा क्यों बचाया हमें? मर जाने देती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम इन झमेलों से तो राहत मिलती। इस नरक कुंड में भस्म हो जाती तो आपको भी घर बाहर के पैने सवालों से सामना न करना पड़ता। अन्नी, मैंने इन सवालों की कभी कोई चिंता नहीं की और ना तेरे कमलेश भाई ने। फिर भी तू खामखा खुद को जलाने पर क्यों आमादा है? अम्मा ने आंसू भरी आंखों से अन्नी के रुआसे व सपाट चेहरे को देखा, जहां कोमलता की जगह उचाट भाव पसरे थे। चेहरे पर सूखा राग जैसा रंग पुता हुआ था। अम्मा की बात का जवाब दिए बगैर अन्नी ने खुद को वहां से बेरहमी से काटा और धमधम करते हुए अंदर अंधेरी कुटरिया में पड़े तकत पर ढह गई। मगर मन था कि पूरे 2 दशक की जुगाली करते हुए उलझे रिश्तों के तार तार को बेरहमी से उधेड़ता रहा। बदरंग धागों के रेशे रेसे उस काली कुठरिया के दीवार पर चस्पा होते गए। सूने मन में अड्डा जमाकर बैठी दशकों पुरानी घटनाएं फिर से जिंदा हो उठी। 16वें साल के चिकने पायदान पर पैर टेकते ही अन्नी की शादी की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी, मगर पढ़ाई की धुनी रमाए अभी वे किसी भी तरह से शादी जैसे झमेलों में कतई नहीं पड़ना चाहती थी। इधर कमलेश भैया पर पारिवारिक सामाजिक दबाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था कि अन्नी की शादी जब तक नहीं होगी तब तक कमलेश भैया भी शादी नहीं करेंगे। कमलेश भैया व अन्नी जुड़वा भाई बहन थे, सो कमलेश भैया संग अन्नी का रिश्ता भी खूब आत्मीयता से भरा
वह भरोसे के गहरे कुएं जैसा पारदर्शी था, जिसमें दोनों ही अपना अक्स देख सकते थे। अन्नी जबरदस्त मेहनती है, वह उतनी ही मेधावी भी। ऐसा मानने के उनके पास पुख्ता सबूत जो थे। कमलेश भैया चाहकर भी फर्स्ट डिवीजन नहीं पा सके, जबकि अन्नी घर बाहर के ढेरों काम समेटते हुए भी आसानी से फर्स्ट आ जाती। इसे कमलेश भैया की समझदारी कहें या भारी सामाजिक दबाव की कि वे शादी से मना करने वाली अन्नी को उल्टा समझाने लगे। लड़का एमएससी कर रहा है, पढ़ा लिखा है, तो नौकरी तो करेगा ही और तुम्हारी पढ़ाई का भी ख्याल रखेगा। कमलेश भैया की बातों पर आंखें मूंद कर भरोसा करने वाली अन्नी को उनकी बात मानने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं सूझा। अन्नी की शादी के 6 महीने बाद ही कमलेश भैया की भी शादी हो गई और जल्दी ही उनकी सहचरी निम्मी भाभी अन्नी की राजदार बनकर घर परिवार का अभिन्न हिस्सा बनती गई। इससे पहले कि इस त्रिकोण को खूबसूरत आकार प्रकार मिल पाता कि ससुराल गई अन्नी के ससुराल वालों ने उसके लिए उल्टे सीधे फरमान जारी करने शुरू कर दिए। ना, इसे अपने पति अमर संग यहीं इसी गांव में रहना पड़ेगा और हम अन्नी को आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे। अमर भी ऐसा ही चाहता है, सो अन्नी को यहाँ रहकर परंपरागत बहू की तरह वैसे ही रहना होगा जैसा हम चाहें, वरना जैसा उसका मन करे करने के लिए आज़ाद है। आगे की ओर भी ढेर सारी जहरीली व कड़वी बातें उसके लिए कही सुनी गई, जिन्हें मुंह खोलकर कभी कमलेश भैया को वह नहीं बता पाई। अन्नी के मुंह से इतना सब सुनते ही आंखें भर आई उनकी और वे विचलित हो उठे। तो कुछ समझने के अंदाज में भाभी ने अपने पति की तरफ देखा भर, बोली कुछ नहीं मगर। संवेदना के धनी कमलेश ने अन्नी की खामोशी को समझते हुए तुरंत ऐलान कर डाला, अन्नी की सारी पढ़ाई का खर्चा मैं खुद उठाऊंगा और जब तक वे पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती वह ससुराल नहीं जाएगी, फिर अंजाम चाहे जो हो। उनकी आवाज़ में आत्मविश्वास की खनक साफ सुनी जा सकती थी। ये सब अन्नी के लिए बड़ी चुनौती थी कि उसे हर हाल में सबसे पहले अपने को बिखरने से बचाना होगा, तभी वे आगे की पढ़ाई करने लायक अंदरूनी बल जुटा पाएगी। कमलेश भैया की हर अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए उसने भी कमर कस ली और ठान लिया कि सबसे पहले उसे अपनी भावुकता और स्त्री सुलभ कोमलता को हर हाल में तजना होगा। उसे लड़की होने की मनोग्रंथि से भी खुद को मुक्त करना होगा। सो हर रोज वे अपने आप से लड़ती और अपनी भावुकता की चीड़फाड़ करती। अपने से लगातार चलते इस युद्ध में वे दिनों दिन परास्त होकर लहूलुहान होती, मगर फिर खुद को पढ़ाई में झोंके रहती। दरअसल ये ऐसा लगातार चलता लंबा युद्ध था जिसके दोनों सिरों पर वे खुद को बेरहमी से काटते देख रही थी। उसके वजूद के कई टुकड़े कट कट कर जमीन पर बिखरते जा रहे थे। कभी शक करते पति की कटुक्तियाँ, गाली गलौज और उसके चरित्र पर आए दिन दागे गए लांछन उसे बेचैन कर देते, तो कभी उसके ससुराल ना जाने वाले फैसले पर अडिग अन्नी को अम्मा के उल्हाने रात भर सोने नहीं देते। मगर आधी रात बीतने के बाद वह पूरी मेहनत व एकाग्र साधना से अपने वजूद के गिरे हुए टुकड़ों को समेटकर सहेजती, सिलती और फिर नए मोर्चे पर तैनात सिपाही की तरह खुद को स्टडी टेबल पर खींच लाती। तब उसके टूटे सपनों के अक्ष फिर से जिंदा होने की जद्दोजहद करते। रात के अंधेरे में अक्सर लगता जैसे वे अपने ही अंधेरों से घिरकर भागने की कोशिश करती, लेकिन ये अंधेरे साए तो उसकी ही परछाई बनकर नमूदार हो जाते। इससे बाहर आने की कोई तरकीब नजर आती। क्रमशः अन्नी का वजूद फौलादी बनता गया, मगर अपनी सहज इच्छाओं को गलाने की इस प्रक्रिया में अक्सर ऐसा लगता जैसे उसे किसी से खास मोह या आसक्ति नहीं रही। जैसे भूख ना लगने पर भी हम आदतन खाना गटक लेते हैं या तमाम रूटीन काम नियम समय पर निपटाते रहते, वह भी तो उसी तरह जीने की आदत डालती जा रही है जैसे अनायास सांसें आती जाती हैं स्वचालित मशीन की तरह। बिल्कुल वैसे ही जीती है वह। रात भर वे किताबों के भीतर बसे अक्षरों के अक्स अपने अंदर उतारती जाती
मगर अक्स थे कि नए आकार प्रकार लेते हुए संजीवनी बनकर उसके प्राणों में ताजी हवा का संचार करते रहते। नतीजा सामने था। एमए में टॉप करते हुए वह देश की टॉप यूनिवर्सिटी की अखिल भारतीय परीक्षा में चुन ली गई, जिसके जरिए मिले वजीफे से अब उसके पैरों तले की जमीन ठोस रूप में दिखने लगी। आर्थिक मजबूती ने व्यक्तित्व के पीले मुरझाए पत्तों में नई जान बख्शी और मुरझाए पत्तों वाला पेड़ नए कोपलों को सिर पर सजाकर ताजी हवा संग हिलते हुए नाचता नजर आने लगा। धीरे धीरे तेज हवाओं संग उड़ान भरने लगा। अन्नी का तन मन और धीरे धीरे नई सज धज में लिखे जाने लगे। अन्नी के जीवन के उजाड़ पन्ने, उसके हॉस्टल में साथ रहती इनमेट्स की जिंदा कहानियां अन्नी के सामने स्क्रीन पर चलती फिरती जीवंत रूप में नजर आती कि वे आंखें गड़ाए विस्मय विमुग्ध होकर नई दुनिया के इस रूप व नई धुन में खुद को देखते हुए मोहासक्त हो उठती। इस रंग बिरंगी दुनिया से खुद को एकाकार करती अन्नी के सामने बिंदास पन्ना खोले बैठी थी खूब स्मार्ट सी रेवती, जो उसे पहली बार देखता तो देखता ही रह जाता। नए फैशन के मुताबिक कपड़े पहन वे जितने तेजी से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर सामने वाले को प्रभावित कर सकती थी, उतनी ही बातूनी, मुफट और जिंदा दिल भी थी। वे ऐसी ऐसी बातें किया करती जिसे सुनकर अन्नी को अपना जीवन सबसे निरर्थक, रूखा सूखा, बेजान, नीरस और निकले गए बेस्वाद खाने की तरह बेमजा लगने लगा। रेवती अपनी त्रियक भवे चढ़ाते हुए अन्नी को अपनी जद में लेकर शुरू में तो पढ़ाई या करियर से जुड़ी जरूरी बातें समझती, लेकिन जल्दी ही दोनों में साझापन पनपता गया। रेवती को अन्नी की गहन स्टडी में ढीली बौद्धिकता, एकाग्र अनुशासन, धैर्य, समझदारी और गंभीरता से बोले गए नपे तुले तर्क रास आते, तो रेवती का मस्ती भरा फ्री स्टार लिविंग कहीं ना कहीं अन्नी के अंदर बंद संसार को साहसिकता से खोलते हुए नई खुलती दुनिया का जादू जगाने लगता। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के भीतर बसे खालीपन को कहीं ना कहीं भरते और धीरे धीरे उनमें सखी भाव का विस्तार होता गया। वह अन्नी के भीतर बसी कोमलता के रेशे को कायदे से पकड़ लेती। अन्नी दी, आपने अपने चेहरे पर जो गंभीरता का लेप लगा रखा है, इसे तुरंत हटाओ, वरना ऐसी कड़क सूरत देखकर दहशत होने लगती। सच सच बताओ, क्या आपको अपने ऊपर जबरन लादी इस शक्ति से घुटन नहीं होती? काहे की घुटन? जिसके हिस्से जो भी जैसा जीवन मिला है वही उसका अपना भाग्य है। अगर वही हिस्सा मेरा कटा फटा है तो है, सो आई कांट माई सेल्फ। विगत के हलालल को भीतर उड़ेलते हुए उसने बड़ी निर्लिप्तता से यूं जवाब दिया जैसे यह सब वह अपने बारे में नहीं किसी और के बारे में बता रही है। गलत बात। मैंने भी तो अपनी मर्जी से बचपन में शादी कर ली थी, मगर हमारी नहीं बनी तो साल भर के अंदर ही अलग भी हो गए, बस और क्या। पर आपने तो खामा खुद को बेरहमी से खारिज कर अपना जीना ही स्थगित कर दिया। ये तो गलत बात हुई ना, बोलिए ना। अन्नी की चुप्पी से बेखबर वे बोलती रही। वैसे मैं आपके लिए कल जीन्स व टी शर्ट लाई थी, प्लीज मना मत करना। आपका फेवरेट कलर है, हल्का लेमन कलर। ठीक है रेवती, पहनूंगी। पहनने ओढ़ने में तो खासी मॉडर्न हूं मैं। कहते हुए अन्नी हंस पड़ी। कितनी प्यारी लगती हैं आप यूं हंसते हुए, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। लिसन, कल मेरा एक और नया दोस्त बन गया, अमल। बहुत जहीन लड़का है, बहुत बिंदास व मस्त मौला टाइप। हमने कल खूब एंजॉय किया। ऐसे क्यों घूर रही हैं आप मुझे? बोलते हुए उसकी आंखों में शरारत नाचने लगी। और क्या क्या किया? मूवी देखी, बाहर खाना खाया होगा, और नहीं, ये सब हमने नहीं किया। ये सब तो शरीफों के लिए छोड़ रखा है हमने। हमारी तो यूं चंद लम्हों में फटाफट दोस्ती हुई, महीने भर में ही हमारी नजदीकियां बढ़ती गई। उसने सिर मटकाते हुए विशेष अंदाज में मुस्कुराहट बखेरी। मतलब? वही और क्या, निकटता, मतलब निकटता। आवाज में वही खनक, आंखों में मस्ती का सुरूर और चाल में फिर वही सानिध्य का सुख हिलोरे लेने लगा।
आप इतनी चुप क्यों है दी? प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, पर यह सच है कि मैं आपकी तरह एकांतवास जिंदगी कतई नहीं जी सकती। अपनी जिंदगी का हर लम्हा पकड़कर पूरी तरह से जीने में यकीन है मेरा। मेरे लिए जीवन का हर पल उत्सव की शक्ल में सामने आता है, जिसमें भरसक डूबकर मैं खाती पीती, नाचती गाती और परम मस्ती के सरोवर में खुद को डूबने देती हूँ। बस यही है मेरे जीवन दर्शन। और आपका? रेवती, अधूरे मन से जबरन रचाए गए ब्याह जैसे स्वांग को तो मिटाना ही था, क्योंकि हमारी सोच के केंद्र तो शुरू से ही अलग अलग थे और जल्दी ही हमें आपसी दूरी का एहसास भी हो गया था। मगर कभी तलाक लेने की बात नहीं सोच पाई, या शायद हिम्मत नहीं पड़ी, जबकि हम कभी साथ नहीं रहे। यूं मेरा जीवन दो अतीतों के बीच घिसटता रहा। तभी से हमने जीवन को निर्मोही नजरिए से देखना शुरू कर दिया कि ये दुनियावी सुख मेरे हिस्से में नहीं है, तो वीतरागी होती गई। खरामा खरामा। उस रुंधे गले से कही गई बातें कहीं दूर से आती सुनाई पड़ी लगी। इस दौरान कोई साथी, कोई मनमीत नहीं बना आपका? उसने आंख मटकाते हुए पूछा। थे कुछ लोग जिनके एहसास ने कुछ समय के लिए समानांतर रेखाएं बनाई जरूर, मगर आसमान में अनायास बनी धुएं की काली लकीर की तरह कुछ पल के बाद अपने आप ऐसे एहसास लुप्त होते गए। लेकिन उसकी कसेली कड़वाहट जरूर देर तक बनी रही। बाद में पता चला कि स्त्री पुरुष के बीच की दोस्ती उतनी सहज सरल नहीं होती जैसा हम समझते हैं। दरअसल हम अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे। आगे कुछ और खुलकर कहने से अन्नी ने खुद को सायास रोक लिया। जब हम अलग अलग रास्तों पर चलेंगे तो मंजिलें तो अलग होंगी ही, पर कोई गिल्ट ना पाले। कभी कोई कायदे का मिला तो तलाक की बाबत सोचा जाएगा। वैसे हमारे बीच जो याराना है उसमें कई रंग शुमार हैं। वैसे मैंने आपके साथ नैनीताल चलने की प्लानिंग की है। देखो दी, मना मत करना, मैंने पहले से ही टिकट करवा लिए हैं। बिना मुझसे पूछे ही? उसने मजाकिया लहजे में पूछा। सरप्राइज रहा ना, जस्ट से यस। आंखों में आंखें डालकर पूछा उसने। अच्छा चलो देखते हैं। इंटरव्यू तो ठीक ठाक निपट गया, सो कायदे से ये जॉब तो मिलनी चाहिए। दी श्योर, आपका ही होगा, देख लेना, इसी की ट्रीट हो जाएगी। तो हम कल निकल रहे हैं दी संग। अन्नी दी जिंदाबाद जिंदाबाद। रेवती ने आंखों के इशारों से कुछ कहना चाहा, तो उसके स्टाइल से उचारे डायलॉग सुनकर अन्नी को जोरदार हंसी आ गई। तो वह हंसते हुए बोली, तू दोस्त भी मानती है और दी भी कहती है, तो दोनों तो एकदम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही अन्नी, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोच रखा था। ओ यस, हम नैनीताल चल रहे हैं। मगर उसके जीवन की ये दो घटनाएं अप्रत्याशित मोड़ लेकर आई कि इधर पहली बार अन्नी के भैया को बिना बताए दिल्ली से बाहर निकलना, और उधर भैया उसका सिलेक्शन लेटर लिए अचानक उसे सरप्राइज देने खुद भाभी संग चले आए। भैया भाभी के लिए तो अन्नी अभी भी उतनी बड़ी नहीं हुई कि बिना उन्हें बताए वो कहीं अन्यत्र अकेले घूमने का फैसला खुद ले ले। ये उनकी कल्पना से परे था, और अन्नी के लिए भी भैया का पहली बार अचानक यूं आ जाना भी तो अप्रत्याशित था। सो उनके आने की खबर सुनते ही वे परेशान हो उठी और उसी रात दिल्ली के लिए लौट पड़ी। मगर तब तक भैया भाभी वापस जा चुके थे। तब से भाभी के मन में उसे लेकर जो गांठ एक बार बनी, फिर वे उसके प्रति कभी पूर्ववत सहजता नहीं बरत पाई। वे गाहे बगाहे भैया से अन्नी के बारे में कुछ न कुछ उल्टा सीधा कहती रहती। अब वे बड़ी हो गई है, कमाने लगी है, सो अपनी मर्जी से रहने लगी है। हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, पर आगे की जिंदगी के बारे में तो वे खुद फैसला लेगी। हमें नहीं लगता कि वो वापस अपनी ससुराल में जाने के बारे में सोचेगी भी।
सुनकर वे चुप रहे। वही जानलेवा चुप्पी। देखिए, आपने ही उन्हें इतना ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज वे इतने बड़े महकमे में ऊंचे पद पर है, मगर अब तो वे अपने मन की करने लगी है। क्या पता इसी तरह अचानक वे कहीं और शादी वादी भी कर ले। सोच लो, उनके लिए हमने क्या क्या नहीं किया, कितनों से क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। यहाँ तक कि हमने अपनी सुख सुविधा और खर्चों को काट कर उन्हें सालों पैसा भेजा, मगर हाथों में पैसा आते ही वो सबसे पहले हमसे ही किनारा करने लगी। गलत आरोप मत लगाओ अन्नी पर। अभी उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए उसे भला बुरा कहा जाए। सुनो, ये उसकी जिंदगी है, सो उसे खुद तय करने दो। तुम क्यों उसे जबरन ससुराल भेजना चाहती हो, जहां से कितनी बदनामी झेलने के बाद वो सब कुछ तजकर बड़ी हिम्मत करके बाहर निकली थी। कितना सहना पड़ा था उसे, नहीं है याद? बोलो, नहीं किया? मगर तब तो हमने यही सोचा था कि जब ये पढ़ लिख कर कमाने लगेगी तो पति के पास वापस चली जाएगी। वो लड़का तो आज भी इसके नाम की माला जपता है। किसी और से शादी करने के लिए कभी हामी नहीं भरी उसने। पर हमने तो इस बारे में कभी लड़के को कोई आश्वासन दिया ही नहीं, न ही उसने कभी ऐसा कुछ कहा। तो वो क्यों कर ऐसा सोचने लगेगा? अगर वो सोचता भी है तो सोचने दो। कितना तंग किया था उसने अन्नी को, सब भूल गई क्या? बात बात पर शक करना, गाली गलौज करना। मगर अभी तक तो उनका तलाक नहीं हुआ। सवाल पूरा जबड़ा खोले निकल जाने के लिए तैयार था। हाँ, यही तो मुसीबत है। अन्नी के मन में क्या है नहीं पता। हमें तो ये डर लगता है कि कहीं किसी रोज वो पति नाम की तख्ती टांगे उससे पैसे मांगने ना चला आए तो क्या करेगी अन्नी? मुश्किलें पैदा कर सकता है वो। वे चिंतातुर आवाज में सोचते हुए बोले। मगर अब वो क्यों नहीं रहना चाहती अपने पति के संग? बोलिए ना। लो, इस सवाल पर आप तो फिर से चुप्पी लगा गए। तभी उनके पास बैठी अम्मा बीच में बोल पड़ी। सालों से छूटे संबंधों के तार अब फिर से नहीं जुड़ पाएंगे। सुनो, इन्हें जबरन जोड़ने की कोशिश भी मत करना, वरना सालों से अन्नी के प्रति वे आदमी गुस्सा व नफरत पाले पोसे बैठा है तो वो क्या उसके प्रति सहज बर्ताव कर पाएगा? कतई नहीं। भलाई इसी में है कि अन्नी कानूनन तलाक ले ले। अम्मा का दो टूक जवाब सुनकर वे सकते में आ गई। अम्मा, ये सब बातें आप कैसे सोच सकती हैं? आप तो इतनी पूजा पाठ करती हैं और आप ही दूसरी शादी की वकालत करने लगी। अपना पक्ष कमजोर देख पड़ वे भड़क पड़ी और फिर किसी से कुछ कहते सुनते नहीं बना। इस तरह तारीखें खिसकती रही और उम्र का एक पूरा दशक शांत बहती नदी की तरह सरकता गया। आभासी दुनिया के दौर में अनायास सालों बाद जब वे फेसबुक पर रेवती से टकराई तो फिर से उनके बीच छूटे संवाद शुरू हो गए। पहले मैसेजिंग, चैटिंग व वीडियो पर बातें भी शुरू हो गई और इस तरह जुड़ने लगी पुरानी छूटी बातों की कड़ियां। रेवती, तुमने क्यों छोड़ा था उसे? पहले अपना किस्सा पूरा बताओ। मेरे घन चक्र में तुम्हारी कहानी तो बीच में ही छूट गई। बोलो ना। रेवती को कुरेदने पर वह बोल पड़ी। लिसन, जिंदगी की भगदड़ में जो एक बार छिटक जाता है तो वो फिर छूट ही जाता है। पर तुम्हारी तरह ना तो मैं हूं और ना हो सकती हूं। तब से दर्जनों लड़कों से दोस्ती हुई और हम तेजी से आगे भी बढ़े, मगर फिर पहले जैसी बात नहीं बनी सो नहीं बनी। आगे की जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने के लिए चुन लिया नया साथ। आई हैव फन, मस्ती एंड नो रिग्रेट। पर तेरा ये दूजा पति कहाँ टकराया था तुझसे? अन्नी ने उत्सुकतावश कुरेदा। मेरी बहन का पुराना आशिक। बहन के दफ्तर में हमारी आंखें मिली और हम महीनों लिव इन में रहे। फिर एक दिन अचानक शादी का शौक भी पूरा कर डाला। उसने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। तो अब कैसी चल रही है जिंदगी? तेरा ये साथ मजेदार रहा या फिर कुछ और नया जोड़ा जिंदगी में, यानी नया कुछ और? अन्नी, मैं जोड़ घटाव या गुणा भाग के घन चक्कर में नहीं पड़ती। इतना जरूर देखा था कि सामने वाला बंदा पैसे वाला हो। वो सरकारी महकमे में डायरेक्टर है, मुझसे 5 साल छोटा, मगर मेरी हर शर्तें कबूल।
कहते हुए उसने ठहाका लगाते हुए कहा, देख रही हो मेरी वही बिंदास स्टाइल, बस ऐसी ही हूं मैं। और आप? उन गैस एजेंसी वाले से तेरी दोस्ती तो शादी में बदल गई थी। फिर कैसा रहा साथ? कुछ नहीं, खल्लास। मेरी किस्मत ही ऐसी निकली कि जहाँ भी जमीन खोदकर पानी निकालने का जतन करती हूँ, वहीं से रेत व कंकड़ पत्थर निकलने लगते हैं। पानी का दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं। बोलते हुए गला रुंधने लगा उसका। ओह अन्नी, दिल छोटा नहीं करते। तेरे आंसू देखकर मन खराब हो गया। तुझे तो हम आयरन लेडी कहते थे ना। कोई आयरन वायरन नहीं थी मैं, बस हालातों के हिसाब से ढलना पड़ा था। पहले वाला मेरे करैक्टर को लेकर धज्जियां उड़ाने में सुख महसूस करता था और गाहे बगाहे कॉलेज आकर परेशान करता था ताकि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो और मैं ना पढ़ सकूं। उसे बखूबी पता था कि मुझे कहाँ किस जगह पर वार करके किस कदर तोड़कर कमज़ोर किया जा सकता है। सो वो उसी नस को दबाकर मुझे जकड़ना चाहता था, मगर उसी समय मैंने खुद को आयरन लेडी में तब्दील होने दिया। तभी से मेरे स्वभाव में वैसी जिद या कठोरता या अनुशासन वगैरह शुमार होता गया। बीते समय का टुकड़ा सामने फेंकते हुए आवाज में रिक्तता आ गई। और ये दूसरा वाला, इसे चुनने में कहाँ कैसे चूक हो गई आपसे? बातें थीं कि एक के बाद दूसरी कड़ियां बनने लगी। इसे खुद के सिवाय किसी और से यानी मुझसे भी खास लेना देना था ही नहीं। किसी से भी कोई लगाव नहीं, तो पोजीशन कहाँ से आता? बोलते हुए उसकी आंखें भर आई कि रेवती ने इशारे से अपनी हथेलियां मिलाते हुए प्यार से कहा, तो क्या हुआ? हम गिरेंगे नहीं तो संभलेंगे कैसे? जीने की ताकत तो तभी बनती है जब हम बार बार कुआं खोदें। बार बार पत्थर आएंगे तो क्या, आने दो, हम नए सिरे से फिर दूसरी जगह कुआं खोद लेंगे। तेरा जिंदा रहना जरूरी है हम सबके लिए, सुन रही है ना? एक बात बताऊं, भैया के ना रहने पर अब तो किसी और से मुझे कोई लगाव नहीं बचा। जीने की ताकत भी जाती रही। अरे अन्नी, ऐसे मत बोल। पता नहीं कितनी सांसें बची हैं अभी जिंदगी की। हाँ, सुनते ही हंस पड़ी वह। लिसन रेवती, जिसका जिंदगी से मोह ना रहा हो वो भला मौत से क्या डरेगा? पहले ऐसा जरूर लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। फिर सोचती हूँ कि अगर मैं इतने उठा पटक से ना गुजरी होती तो जीवन के इतने विपुल रूपों को भला कैसे देख सकती थी। यहाँ भावनाओं का भी सौदा होता है। आए दिन रिश्ते भी बदलते बिकते देखे हैं। हमारी सोच व संवेदनाएं भी हमेशा एक जैसी नहीं रह पाती। यानी यहाँ सब कुछ नश्वर है। खैर, मेरी राम कहानी छोड़, अपनी सुना। तेरा बेटा तो अब खूब बड़ा हो गया, जिसे फेसबुक पर देखा था उस दिन। हाँ, जब हमारे अपना बच्चा नहीं हो पाया तो हमने उसे अडॉप्ट किया। मेरा मन था कि कोई मुझे मम्मा कहकर बुलाए, सो एक दिन अचानक निर्णय ले लिया। पर आपने तो नया कुछ नहीं जोड़ा ना अपनी जिंदगी में? वे कुरेद कुरेद कर पूछने लगी। हाँ रेवती, मैं भी बेबी अडॉप्ट करना चाहती थी, पर वो इसके लिए कतई तैयार नहीं था। तेरी तरह बोल्ड तो हूं नहीं कि खुद फैसला लेकर आगे कदम बढ़ा देती। हम अक्सर तमाम तरह के कहे अनकहे डरों और असुरक्षाओं के तंग घेरे में कैद बेमजा जिंदगी जीते रहे, और तूने जिंदगी को आगे ले जाने का फैसला कर लिया। मेरा हर एक्सपेरिमेंट हर बार फेल होता रहा, पर तू हर बार जीतती रही। जितनी बार नए सिरे से जिंदगी संवारने की कोशिश की, मगर हर बार वही हताशा, वही नाउम्मीदी हाथ लगी। यानी जिंदगी मेरी मुट्ठी में नहीं आनी थी सो नहीं आई। मगर अब अतीत के मुर्दों पर लाठी मारने से क्या होने वाला है? खैर, मेरी छोड़, मगर तू तो लकी रही। यस, यू आर द विनर ऑफ द डिकेड। सुनते ही बहुत जोर का ठहाका लगाते हुए बोल पड़ी वह। ना अन्नी, यह पूरा सच नहीं है। हमारी ये जिंदगी तभी तक बोझिल लगती है जब तक हम तमाम मूल्य या उसूलों को अपने कंधों पर ढोने का ठान लेते हैं।
जब भी जिस घड़ी हम खुद की बनाई हदबंदियों को ओढ़ने बिछाने लगते हैं तो यही जिंदगी अझेल बन जाती है। सोचते जरूर हैं कि हमने अपने मन का किया होता तो जिंदगी शायद मीठे रस का झरना बन सकती थी, मगर ये पूरा सच नहीं अन्नी। अब मेरी हकीकत सुन। गोद लिया बेटा नालायक निकल गया और 10वीं में 2 बार फेल हो गया, तो हमारे कुछ साल तनाव में गुजरने लगे। फिर किसी तरह उसे तकनीकी शिक्षा दिलाने की भी कोशिश की, जिससे वे बिजनेस वगैरह करके खुद के बूते जीना सीख ले, मगर वहां भी नाकामयाबी हाथ लगी। कभी पुचकारती तो कभी डांटती फटकारती, लेकिन हमारी नसीहतें सुनकर वह बुरा सा मुंह लेकर आक्रामक तेवर अपना लेता। फिर एक दिन किसी बात पर डांटने पर अचानक वह बिफर पड़ा। आप दोनों की लव मैरिज ठीक ठाक चल रही थी, तो मुझे क्यों बीच में खामखा ले आए आप लोग? मुझे पता है कि आप मुझे जरा भी प्यार नहीं करते, तभी तो अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि मैं आप दोनों के गले की हड्डी बन गया हूं, तभी तो आपकी रासलीला ठीक से नहीं चल पा रही। सुनते ही अचानक रंजन ने आपा खो दिया और तैश में आकर जोर से तमाचा जड़ दिया, लेकिन तब से वह गायब है। पूरे 6 महीने बीत गए। कहते हुए उसने लंबी उसास भरी। वाकई दुखद है रेवती। सच तो यह है कि जिंदगी जीने का कोई तयशुदा फॉर्मूला तो है ही नहीं कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा सुखद नतीजा निकलेगा ही। हम सब अपनी अपनी सोच समझ से आगे बढ़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, मगर ऐन मौके पर जिंदगी पीछे से पलटवार करने लगती है और हम मुंह के बल गिरने लगते हैं। अन्नी ने ऐसा कहते हुए पता नहीं उसे दिलासा दी या खुद को। इसके बाद कुछ देर खामोशी तनी रही, फिर दोबारा बोलने लगी अन्नी। रेवती, एक बात तो साफ है कि स्त्री को अपने अंदरूनी एहसास का अभिनिस्सा बनाने से कतराते हैं पुरुष, जबकि स्त्री उसे अपने भीतर इतना बड़ा स्पेस देती जाती है और उसके एहसास को इतने रंगों और महक से भरती जाती है कि ऐसा करते हुए वे अपने हिस्से के स्पेस को कम से कम करती जाती है, बल्कि कई बार तो ऐसा करते हुए वे खुद को शून्य पर ला पटकती है। कुछ समय बाद पता चलता है कि जिसकी खातिर स्त्री ने अपना सब कुछ कुर्बान कर डाला, वह पुरुष तो केवल स्त्री द्वारा बनाए गए घेरे के बाहरी आउटलाइन तक ही सिमट कर रह गया, यानी जोखिम उठाकर स्त्री के अंदरूनी घेरे के अंदर आने का हौसला ही नहीं जुटा पाते वे। जबकि स्त्री पुरुष की महक से बोरा उठती है, लेकिन वे दूर से ही उसके होने के एहसास को सूंघकर कहीं से भी भागने की फिराक में रहता है, हर बंधन से मुक्त, किसी भी कमिटमेंट से परे। वे दूर देखते हुए बोलती जा रही थी किसी ज्ञानी की तरह। वाह भाई, कितनी शानदार फिलोसफी। वाह निधि, यू आर ग्रेट। वह स्त्री के वजूद को नकार तो नहीं पाता, पर दूर से ही उसे महसूस करने को ललायत। ना तो वे स्त्री शक्ति से इनकार कर पाता और ना उसे पाने के लिए उतनी जबरदस्त इच्छा शक्ति अपने अंदर जगा पाता है। जबकि हम औरतें रिश्तों की औपचारिक दीवारें लांघकर तमाम जोखिम उठाकर भी उस तक जा पहुंचते हैं, मगर वे स्त्री से मिले हर तरह के स्पेस पर आन बान शान से इतराकर चलते और बाद में उसे हासिल कर उसी को तवज्जो देना बंद कर देते हैं। फिर शादी के बाद वही महज पति की आश्रिता बनकर रह जाती है। कुछ सोचते हुए रेवती रुक रुक कर बोलती जा रही थी। पर तेरा करियर तो ठीक ठाक चल रहा है। दर्जनों सेमिनारों में शिरकत करने, देश विदेश की यात्राएं करती है। बुद्धिजीवियों के बीच तेरा उठना बैठना है। तूने जीवन को नया अर्थ देने की कोशिशें तो की है ना? बेशक हमारी जिंदगी के रंग बदरंग जरूर हो गए हैं, पर दीवार के उस पार नया सूरज भी तो झांक रहा है, नहीं क्या? यार, हम साथ साथ हैं और आगे भी रहेंगे। देख रेवती, अब इस स्टेज पर जाकर ये बखूबी समझ में आ गया है कि अपनी खुशियों के लिए हमें अब किसी भी पुरुष की मुखापेक्षी होने की जरूरत नहीं। बात बात पर उन पर निर्भर रहने के जमाने लद गए। नो, नॉट एट ऑल। हम दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और अपने आप में कंप्लीट भी, है ना डियर?
यस, 100 बात की एक बात कह दी आपने। 100% खरी बात। कहते हुए दोनों ने आभासी दुनिया में एक दूसरे के गले मिलने वाले स्माइलीज की अदला बदली की। अनायास धूमिल झरोके से ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें बेला की महक शुमार थी। आत्मीयता की महक से सराबो रन्नी बोल पड़ी। तू ठीक कहती है रेवती, टिपिकल ट्रेडिशनल राह पर चलना तो हमारी फितरत में कभी था ही नहीं, और ना घिसे पिटे रास्तों पर चलना हमें रास ही आया। शायद वे परंपरागत मूल्य हमारे लिए बने ही नहीं थे, सो हमने इनका मोह तजने में पल भर की देरी नहीं की। हम विशिष्ट तो हैं ही और रहेंगे भी, जिसे तूने कभी इंटेलेक्चुअल कीड़ा नाम दिया था, याद है ना? हाँ हाँ, ये ऐसा कीड़ा है जो एक बार दिमाग में रेंगने लगता है, फिर ता जिंदगी साथ नहीं छोड़ता, मरते दम तक, हमारी दोस्ती की तरह। फिर दोनों की संवेद हंसी से माहौल महक उठा। चल चल, बहुत देर हो गई, जल्द ही मिलते हैं। अपनी उसी खुली हुई पसंदीदा जीटी रोड पर लंबी वॉक पर निकलेंगे। हमारी ये जुगलबंदी जीने के लिए जरूरी रसायन है, जिसे हर हाल में बचाए रखना है। तू कल मिलेगी ना वहीं, उसी खुली सड़क पर? श्योर। हल्के अंधेरे में शाह उनके चेहरे पर बिछी थी सुकून की लकीरें। हवा अभी भी फूलों की मादक महक लिए सब जगह बेफिक्री से आवारागर्दी कर रही थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।